Hello friends and welcome to the Hindu analysis for 16th of December 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। तो सबसे पहले फ्रंट पेज से देख लेते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट खबर हैं। तो सबसे पहले तो वही है जो अभी इंट्रूडर्स पार्लियामेंट हाउस में जो घुस गए थे आउटसाइडर्स, और उन्होंने जो है बेसिकली जो सिक्योरिटी ब्रीच वहाँ पे हुआ है वो इशू चल रहा है। तो जो दोनों हाउसेज हैं दे वर एडजर्न टिल मंडे एज अपोजिशन मेंबर्स कंटिन्यू स्टेड ओवर एमपी सस्पेंशन एंड सीक स्टेटमेंट फ्रॉम होम मिनिस्टर। और राज्यसभा चेयरमैन लोकसभा स्पीकर जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है एडजर्नमेंट मोशन की जो उनके नोटिस हैं उनको। ठीक है ना। जो ललित जाते जो कि मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं एक्ट के, ठीक है ना, वो पुलिस ने उनको मास्टरमाइंड बताया है कि भाई ये मास्टरमाइंड थे। ठीक है। सेकंड न्यूज है वो भजनलाल शर्मा जी हैं। ही वाज स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर राजस्थान। तो इस बार हमने देखा कि तीनों ही जो जगह पे जो नए चेहरे जो है वो देखने को मिले, और भजनलाल शर्मा जी फर्स्ट टाइम जो वो एमएलए हैं जिनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये संगानेर से एमएलए हैं भजनलाल शर्मा जी, इनको राजस्थान का नया सीएम बनाया। आपको ये और याद रखना है कि गवर्नर कौन है राजस्थान के, वो हैं श्री कालराज मिश्रा जी। ठीक है। तो और देखते हैं इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो गिर गया है 2.83%। ठीक है ना, से नवंबर में। तो इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट है इट स्लिप्ड बैक इनटू कॉन्ट्रैक्शन टू ड्रॉप 2.83% इन नवंबर टू $33.9 बिलियन। तो 2.83% पे ड्रॉप होके जो है $33.9 बिलियन पे पहुंच गया है। और जो इम्पोर्ट्स है वो भी उसमें भी और ज्यादा मतलब शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। वो 4.33% से डिक्लाइन होके $54.48 बिलियन जो है वो रहा है। तो जाहिर सी बात है ट्रेड डेफिसिट जो है वो थोड़ा सा ईज हुआ है। तो ट्रेड डेफिसिट जो रहा है नवंबर के लिए वो शार्पली जो है ईज देखने को उसमें मिला है। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रहा है। $20.58 बिलियन जो है ट्रेड डेफिसिट रह गया है। जो पहले ऑल टाइम हाई था $29.9 बिलियन, उससे वो घट के $20.58 बिलियन जो है वो हो गया है, जो कि अक्टूबर में रिकॉर्ड हुआ था $29.91 बिलियन। वो अब ट्रेड डेफिसिट घट के $20.58 बिलियन। तो ये खुशी की बात है, बट ये दुख की बात है क्योंकि एक्सपोर्ट जो है बेसिकली वो रिड्यूस हो रहा है। एक्सपोर्ट जो बढ़ना चाहिए था और इम्पोर्ट डिक्लाइन होता तो ज्यादा खुशी की बात होती है। आगे देखते हैं। एडिटोरियल्स पे देखते हैं डेट एंड वेलफेयर। तो यहाँ पे बेसिकली वैसे तो पॉलिटिकल आर्टिकल है। एज इट सीक्स टू फुलफिल पोल प्रोमिसेस बीजेपी मस्ट कीप एन आई ऑन द एक्सचेकर। तो जो पोल में प्रोमिसेस किए हैं तो उस पे जो खर्चा आने वाला है तो उसके लिए ही ओथन ने यहाँ पे बोला है कि जो बीजेपी है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक्सचेकर को जो डेट बढ़ रहा है उस पर उसको ध्यान देना पड़ेगा। और ओथन ने देखो ये भी बताया यहाँ पे कि फुलफिलिंग दीज प्रोमिसेस एंड कंटिन्यूइंग वेलफेयर स्कीम्स दीज आर एक्सपेक्टेड टू पोज एन एक्स्ट्रा बर्डन टू द स्टेट्स एक्सचेकर as the government is already reeling under heavy debt estimated to be close to 4 lakh crore rupees due to various loans by the previous governments। और जो सोशल इंजीनियरिंग ये जो की जा रही है इट इन्वॉल्व्स वाइडर रिप्रेजेंटेशन एंड ए वाइडनिंग हैम्पर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। तो नीडलेस टू से इट हैज सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ये दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट जो इनसे जुड़ी हुई है, जो आप जो स्कीम्स दिखा रहे हैं या जो आपने जो पोल्स प्रोमिसेस किए हैं उनके लिए, उससे जो डेट बढ़ रहा है उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन फोरटोल्ड इफ इन्फ्लेशन इज नॉट टेम्ड देयर इज रिस्क टू कंजम्पशन एंड ग्रोथ। देखिए पहले ही बताया था कि इन्फ्लेशन जो है आप ये मत सोचिए कि वो खत्म वो डिक्लाइन पे आ गई तो एकदम नॉर्मल हो गई है। बोला था कि वो कभी भी बाउंस बैक कर सकती है और वही हुआ है। जो इन्फ्लेशन है वो फिर से एक तरह से रिसर्च कर गई है। नवंबर्स रिसर्जेंस इन हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन व्हाइल क्लियरली नॉट अनएक्सपेक्टेड after the RBI just last week predicted a likely uptick is a stark reminder of the risks volatile food price rose। पहले बताया था कि जो फूड प्राइस है उनके वोलेटाइल रहते हैं हमेशा और उनसे रिस्क हो सकता है, तो इसलिए वार्न किया गया था। इसमें देख सकते हैं आप सीरियल्स जो है बेसिकली उनमें जो है हाई काफी देखने को मिला है, जो कि अकाउंट करते हैं 1/10 ऑफ द सीपीआई। दीज हैज लॉग्ड अ डबल डिजिट इन्फ्लेशन फॉर 15th स्ट्रेट मंथ जो है वो हाई पे रहे हैं। वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो भी बैक हो गए हैं, हाई पे दिखने को मिले हैं, फिर से बॉयल पे आ गए हैं, चाहे उसमें ऑनियन हो चाहे टमाटो हो। ठीक है ना। प्राइस गेन्स इन परिसेबल टमाटो में काफी ज्यादा है। ठीक है ना। वहीं पे जो की मसाला इन एसेंशियल्स होते हैं जैसे कि जिंजर और गार्लिक, उनमें भी देखेंगे आप तो मोर देन 100% रेट्स के उनमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो जो रिपोर्ट्स हैं इंक्लीमेंट वेदर और डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर हैं दीज आर लाइकली टू कॉज ए नियर 25% शॉर्टफॉल इन द ओनियन आउटपुट ड्यूरिंग द की राबी सीजन। तो ओनियन में और आउटपुट में जो है कमी देखने को मिले तो इससे ज्यादा और ज्यादा जो है प्राइस बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं ओनियन के। तो सिर्फ पोटैटो प्राइस ऐसे हैं जो थोड़ा सा डिफ्लेशनरी टेरिटरी में है, बाकी तो सारे प्राइस में ही है। पल्सेज एंड शुगर देखें तो उनमें भी जो है कंसर्न का एरिया है, उनमें भी राइस देखने को मिला है।
तो यही बोला है कि विद द आरबीआई हैविंग ऑप्टेड टू रिफ्रेन फ्रॉम रेजिंग रेट्स फॉर नाउ, आरबीआई ने बोला था कि अभी कोई रेट्स नहीं बढ़ा रहे हैं, तो जो अब ऑनस है स्क्वायरली ऑन द गवर्नमेंट टू हेल्प टेम्पर इन्फ्लेशन और रिस्क सफरिंग एंड इरोजन इन ब्रॉडर कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब ओनस जो है गवर्नमेंट के पास है, वो इसको कैसे टेम्पर करती है, कैसे इसको कंट्रोल करती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपॉर्चुन मोमेंट टू रिडिस्कवर चेन्नई हाइड्रोलॉजी। तो यहाँ पे बेसिकली आप समझ गए हैं जो चेन्नई में जो इतने सारे फ्लड्स आए हैं अर्बन एरियाज में, उससे रिलेटेड ये है कि वहां से हमें चेन्नई की जो हाइड्रोलॉजी उसको समझने की जरूरत है और उसको ठीक करने की जरूरत है। तो ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, रेनफॉल ईयर्स जो देखने को मिल रहे हैं, हैवी रेनफॉल ईयर देखने को मिल रहे हैं इंडिया में, वो ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं। तो दीज आर कंसिडर्ड क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड फ्लड्स डिजास्टर्स। हमेशा इनको ये बोलते थे क्लाइमेट इंड्यूस्ड है या क्लाइमेट चेंज से इंड्यूस्ड है, लेकिन जो की क्वेश्चन है वो हमेशा रह जाता है, आर वी हाइडिंग बिहाइंड क्लाइमेट चेंज फॉर ऑल द ब्लंडर्स मेड सो फार, कि जितने भी ब्लंडर्स हम करते हैं उनके लिए हम सिर्फ क्या क्लाइमेट चेंज को रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि चेन्नई में अगर आप देखें तो 2005 में फ्लड्स आए, फिर 2015 में, उसके बाद 2023 में, और हर बार जो है वो फ्लड्स एक यूनिक वेव जरूर रहा, लेकिन हर बार जो है वो इफेक्ट जो है वो डिवास्टेटिंग रहा और इंक्रीज हुआ हर साल। तो यानी कि हमने पिछले सालों से क्या कुछ नहीं सीखा। तो मेन कंसर्न वही है कि हमने कोई लेसन क्या पिछले फ्लड इवेंट से नहीं सीखा, और क्या हमने कोई करेक्टिव मेजर्स रिजोर्ट किए या नहीं किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चन जरूर राइज होते हैं इसमें, जैसे कि टू व्हाट एक्सटेंट आर द फ्लड्स दैट अकर ड्यू टू हिस्टोरिकल ह्यूमन एरर्स और ब्लंडर्स। तो कितने एक्सटेंट तक ह्यूमन एरर्स जो है उसमें रिस्पॉन्सिबल है। टू व्हाट एक्सटेंट हैज कन्वेंशनल विजडम फॉलोड बाय द स्टेट हेल्ड मिटिगेट फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो कन्वेंशनल विजडम ट्रेडिशनल वेज है उनका कितना यूज किया गया है कि फ्लड्स को मिटिगेट किया जाए, ड्रॉट्स को जो है प्रिवेंट किया जाए। व्हाट आर द लेसन्स लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सट्रीम इवेंट। जो पास्ट में एक्सट्रीम इवेंट्स हुए उनसे क्या लेसन हमने लर्न किए, क्या सीखा, क्या करेक्टिव मेजर्स किए। और व्हाट शुड बी डन टू मेक द सिटी चेन्नई फ्लड रेजिलिएंट। फ्लड रेजिलिएंट बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, और हाउ डज वन कन्वर्ट डिजास्टर इनटू अपॉर्चुनिटी। और डिजास्टर को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है ताकि जो सिटी है वो उसको अबंडेंट वाटर सप्लाई भी मिल सके, क्योंकि वैसे जो है ड्रोट प्रोन रहता है, मतलब अक्सर चेन्नई में जो है वाटर की स्कैरसिटी देखने को मिलेगी, लेकिन जब फ्लड्स आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आपको एक्सेस वाटर देखने को मिलता है। तो ये जो आप उसका अगर यूटिलाइजेशन अच्छे से करेंगे, उस वाटर को आप स्टोरेज करेंगे या उसको कहीं प्रिजर्व कर पाएंगे, तो उसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। जो ड्रोट से स्कैरसिटी होती है वाटर की, जो सप्लाई कम रहती है, या इसका जो ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हो जाते हैं उसमें आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। व्हाट इज मोर, द कोस्टल सिटी ऑफ चेन्नई हैज आल्सो गॉट टू डील विद कोस्टल फ्लड्स एंड क्लाइमेट चेंज एंड द कंसिक्वेंट इम्पैक्ट ऑफ सी वाटर राइज। तो कोस्टल जो सिटी है चेन्नई की, उसको भी इन सारे इवेंट से इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। जहाँ पे की इशू जो है वो ये है, टू हाईलाइट द नेसेसिटी टू डिकोड चेन्नई अर्बन एंड पेरी अर्बन हाइड्रोलॉजी, इट्स इकोसिस्टम इन इट्स टोटलिटी एंड मेक मीनिंगफुल एंड साइंटिफिक इंटरवेंशंस। ठीक है, इन सबको करने की जरूरत है, नॉट ओनली टुवर्ड्स फ्लड मिटिगेशन बट आल्सो टुवर्ड्स हैंडलिंग ड्रॉट्स एंड इन बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रेटजी फॉर चेन्नई एंड चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इस पूरे चेन्नई और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए आपको एक क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपको ड्रॉट को नहीं मिटिगेट करना, फ्लड्स को मिटिगेट नहीं करना है, आपको ड्रॉट को भी जो है हैंडल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ और चीजें बताई हैं यहाँ पे जिनको जो है मतलब इग्नोर किया गया है। उनमें सबसे पहले था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाटर साइड की, जो चेन्नई सिटी है उसके जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें बहुत सारे जो है वंडरफुल वाटर साइड्स से वो एनरिच्ड हैं। और उसमें अगर आप देखें तो 3588 इरिगेशन ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा बड़े भी हैं। वो कांचीपुरम रीजन में है, चेंगलपट्टू में, तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। तो ये हाईलाइट करते हैं टैंको को, ये जो टैंको का पूछे मेमोइड्स था उसको हाईलाइट करते हैं, टैंको का जमाना हुआ करता था। और ये सारे मैन मेड थे लेकिन मैग्निफिसेंट वाटर सेट थे, जो क्रिएट किए गए थे थ्रू सीरीज ऑफ अर्दन एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस स्ट्रीम्स व्हिच कैरिड हैवी फ्लो ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ। मॉनसून मंथ्स में जो हैवी फ्लो हो जाता था उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते थे, वो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देते थे, उसमें कैरी हो जाता था। और ये टैंक जो है बेसिकली इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए थे, जो सरप्लस वाटर होता था अपस्ट्रीम टैंक में, वो एक फीडर की तरह काम करता था डाउन स्ट्रीम टैंक के लिए, ठीक है ना। मतलब उसमें फुल हो गया तो वो डाउन स्ट्रीम वाले जो टैंक है उनमें वो चला जाता था। तो वो स्कैरसिटी मतलब जो एक्सेस वाटर है उसको यूटिलाइज कर लेते थे, और चैनल्स के थ्रू, इन टैंक्स के थ्रू जो है उसको वो सरप्लस वाटर को जो है डाइवर्ट कर दिया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दीज टैंक्स आर नेग्लेक्टेड, सिल्टेड अप विद ब्रोकन बंड्स एंड कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्स। लेकिन उनमें कंस्ट्रक्शन हो गया, वहां पे नेग्लेक्ट कर दिया उनको, सिल्टेशन हो चुका है,
और उसके साथ-साथ कैचमेंट एरिया जो होता है फ्लड प्लेन्स का, फीडर और सप्लाई चैनल जो होते हैं, इवन द वाटर स्प्रेड एरिया इन मैनी ऑफ दीज़ टैंक्स आर हेवीली सिल्टेड एंड एनक्रोच्ड। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट हुआ है और ज़्यादातर सिल्ट हो गए हैं, सिल्टेशन की वजह से वो बंद हो गए हैं, बिल्कुल क्लोज़ होने की कगार पे हैं। जो नेट रिजल्ट है वो डबल डिसएडवांटेज का है, क्या-क्या? एक तो वाटर स्टोरेज जो है इन टैंक्स में वो बहुत कम हो गया है और जो रन ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया और 80% जो है वो रन ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से जो हेवी डैमेज हो जाता है चेन्नई सिटी को, ठीक है ना? क्योंकि पहले वो अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं एक्सेस वाटर को, सरप्लस वाटर को, लेकिन अब वो कैरिंग कैपेसिटी घट गई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे 5-6 जो है सजेशन दिए हैं। पहला ये है कि स्टडी कीजिए अर्बन और पेरी अर्बन वाटर डायनामिक्स को, इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस को, मैप कीजिए वाटर बॉडीज को, अराउंड 4000 वाटर बॉडीज जो ये लोकेटेड है 5904 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, प्रपोज सीएम में, जो कि इन तिरुवल्लुवर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम और रानीपेट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो स्प्रेड है उसमें। और क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी सब्सटेंशियली अर्बन है, तो वहाँ पे एक डायर नीड है कि इन वाटर बॉडीज को जो है एनक्रोचमेंट से वहाँ पे बचाया जाए। फिर नॉट जस्ट टैंक्स, लेकिन जो कैचमेंट एरिया उसको भी, इनलेट और सरप्लस चैनल जो है उनको भी, फोरशोर एरियाज है उसको भी, और जो टैंक बंड्स हैं उनको भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। जो मिसिंग लिंक्स हैं टैंक्स के बीच में उनको जो है रिस्टोर करना पड़ेगा। जो वाटर बॉडीज है उनको रिस्टोर करना पड़ेगा टू देयर ओरिजिनल कैपेसिटी, और जहाँ पे पॉसिबल है उस कैपेसिटी को डबल भी करना पड़ेगा आपको, ताकि जो एक्सेस वाटर है उसको जो सेव किया जा सके इन वाटर बॉडीज में, और जो कंट्रीब्यूट करेंगे सब्सटेंशियल सेविंग ऑफ रन ऑफ वाटर को। और एक कॉम्प्रिहेंसिव हाइड्रो एलिवेशन यानी ड्रेनेज मैपिंग की जरूरत है, जो कि कवर करेगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाटरशेड को चेन्नई और उसके सी के बीच में, ठीक है ना? ये सारे करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम एड्रेस हो सकती है। दूसरा जो बोला है वंडरफुल फ्लड कैरियर्स, अगर आप चेन्नई को देखें तो ज्योग्राफिकली बहुत यूनिक उसकी पोजीशन है और उसको ब्लेसिंग है एक तरह से। 3 वाटरवेज उसके थ्रू रन करते हैं सिटी के थ्रू, जो कि अपने आप में यूनिक है, क्योंकि कंट्री में कोई भी ऐसी अदर सिटी नहीं है जिसमें से 3 जो वाटरवेज जो है, रिवर्स जो है वो बहती हों, ठीक है ना? जो कोसाथलियार रिवर है वो रन करती है नॉर्दर्न पार्ट चेन्नई से, जो कोवूम रिवर है वो सेंट्रल चेन्नई में बहती है, और जो अद्यार है वो सदर्न चेन्नई में करती है, और फर्दर साउथ में अगर आप देखें तो वहाँ पे पलार जो है वो भी फ्लो करती है। तो 3-4 रिवर्स आप देख सकते हैं मेजर, जो मतलब काफ़ी हैं, जो कि सिटी से बहती हैं, मतलब एक तरह से आप ज्योग्राफिकली इसकी यूनिक जो पोजीशन है उसको दर्शाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि ये जो मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, दे आर इन प्रेटी बैड शेप ड्यू टू हैवी एनक्रोचमेंट्स मोर सो ऑन द फ्लड प्लेन्स। ज़्यादातर फ्लड प्लेन्स जो है एनक्रोच्ड हो चुके हैं और ये पैथेटिक कंडीशन में पहुंचे हुए हैं। तो व्हाट दीज वाटरवेज नीड इज ईयर लॉन्ग अटेंशन एंड मेंटेनेंस एंड नॉट कॉस्मेटिक इंटरवेंशंस सच एज रिवर फ्रंट एंड कैनाल फ्रंट डेवलपमेंट। तो उनको कॉस्मेटिक इंटरवेंशंस की जरूरत नहीं है, उनको ईयर लॉन्ग अटेंशन और मेंटेनेंस की जरूरत है। और ये जो मेजर वाटरवेज हमने बताया, इनके अलावा जो बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो ड्रेन्स हैं, जैसे कि ओकियम मदुवु है, मंबलम कनाल है, वेलाचेरी कनाल है, इन सब और बहुत सारी बताई हैं यहाँ पे, उनको भी जो है अटेंशन देने की जरूरत है। ये ड्रेन्स एज वेल एज द 2900 किलोमीटर लॉन्ग स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क जो है, जो कि कंस्ट्रक्शन है जीसीसी में बेसिकली एरिया में, उसको भी आपको ईयर लॉन्ग अटेंशन देना पड़ेगा और मेंटेनेंस देना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा जो आप इशू एड्रेस कर सकते हैं वो है जो अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, उसको आप चेक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट द डिग्री ऑफ अर्बन एक्सपेंशन इन द चेन्नई सिटी हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द कंट्री। जो अर्बनाइजेशन की डिग्री है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट है कंट्री में, चेन्नई में। तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है कि आप एक्नॉलेज करें और साथ साथ रिकॉग्नाइज करें कि जो अर्बन एक्सपेंशन प्रोसेस है इट इज इरिवर्सिबल एंड कैन बी डिजास्टर इफ नॉट रेगुलेट। अगर उसको रेगुलेट नहीं किया गया तो वो इरिवर्सिबल होगा, डिजास्टर्स हो जाएगा, ठीक है ना? तो कम से कम ये कर सकते हैं कि जो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इट नोटिफाई करे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स को और नॉन डेवलपमेंट जोन को नोटिफाई करे। जो थर्ड मास्टर प्लान है उसमें जो एग्जिस्टिंग लेक्स हैं अराउंड 4000 जो कि हैं, जिनकी संख्या, फ्लड प्लेन्स हैं, जो फॉरेस्ट है, मेजर ड्रेन्स हैं, फ्लड बफर्स हैं और वेटलैंड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है ना? नोटिफाई कीजिए। और फाइनल ऑथर ने यही वर्ड बोले हैं कि चेन्नई सिटी और जो सीएम में है, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी है, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है, इट कैन बी परमानेंटली सेव्ड फ्रॉम फ्लड्स while at the same time got round the clock water supply even in a drought year। वही बात है कि दोनों सिचुएशन को आप एड्रेस कर सकते हैं, फ्लड से बचा सकते हैं परमानेंटली और साथ ही साथ वाटर सप्लाई वाले इशू को, ड्रॉट वाले इशू को आप एड्रेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द मेजर्स इंडिकेटेड अबव आर फॉलो ट्रुथफुली एंड साइंटिफिकली। कि आप साइंटिफिकली तरीके से और ट्रुथफुल तरीके से, अच्छे से, ईमानदारी से उसका इम्प्लीमेंटेशन करें, जो भी हमने इंडिकेट किए ऑथर ने अभी ऊपर जो ठीक है ना मेजर्स। तो इससे जो है आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे डिजास्टर को। नेक्स्ट इज अ टाइम ऑनर्ड कनेक्ट दैट विल हेल्प ब्रिज द गल्फ। तो यहाँ पे जो सुल्तान ऑफ ओमान है, सुल्तान हैतम बिन तारिक जी, वो विजिट कर रहे हैं इंडिया को दिसंबर 16 से।
ठीक है ना। और ये बता दें कि ये जो है उनकी फर्स्ट विजिट रहेगी आफ्टर टेकिंग ओवर इन जनवरी 2020। तो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी थे हमारे, उन्होंने विजिट किया था फरवरी 2018 में ओमान को। फर्स्ट विजिट थी ओमान की एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी ये। तो ओमान जो है वो क्लोजेस्ट नेबर रहा है इंडिया का अरेबियन गल्फ रीजन में, क्योंकि जो की ओमानी पोर्ट्स हैं, जो कोस्टलाइन है अलोंग द अरेबियन सी, जो गल्फ ऑफ ओमान है जो कि पर्शियन गल्फ में खुलती है और गल्फ ऑफ एडन में जाती है, ओमान की लोकेशन जो है इसलिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है इंडिया के लिए। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान के साथ जो है वो तीनों मिलकर कंप्लीट करते हैं ट्रायो ऑफ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ इंडिया इन द गल्फ रीजन। तो गल्फ रीजन में अगर आपके कल के तीन ट्रायो पूछे कौन किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, तो आपको पता होना चाहिए एक तो यूएई है, एक सऊदी अरेबिया है हमारा, और एक हमारा आता है ओमान। तो ये तीन जो है ये कंप्लीट ट्रायो बनाते हैं मिला के इंडिया के लिए। तो फिर साथ में देखेंगे आप, जो लार्ज इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी है वो भी जो है लगभग 7 लाख के अराउंड जो है वो ओमान में रहते हैं। और कोल्ड वार एरिया में भी जो है, जहाँ पे अरब वर्ल्ड जो है बेसिकली लार्जली जो एम्बिवेलेंट था टुवार्ड्स इंडिया, और ऑफन वो सॉफ्ट और सपोर्टिव था पाकिस्तान की तरफ, लेकिन ओमान ने उस टाइम भी जो है डोर्स ओपन रखे थे इंडिया के। तो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, आज की नहीं है, बहुत पुराने रिलेशन है और बहुत अच्छे रिलेशन है। साथ ही साथ पीस को भी मेंटेन करता है, क्योंकि ओमान जो है पीस फेवरिंग कंट्री भी देखा जा सकता है आपको, क्योंकि पर्शियन गल्फ क्राइसिस के दौरान भी 2019 में भी जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान जो है ब्रिंक पे थे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुए, तब भी ओमान जो है वो सामने आया था और उसने एक जो है टेंशंस को डिफ्यूज करने में जो है की रोल प्ले किया था। ठीक है ना। ओमान का की रोल ईरान न्यूक्लियर डील में भी देखने को आपको मिलेगा, जो जुलाई 2015 में हुई थी। वेल डॉक्यूमेंटेड एक्नॉलेज वहां पे भी देखा गया ओमान के जो इसको एफर्ट्स को। फिर साथ में रोल को सॉरी जो जी गल्फ काउंसिल और कतर की जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ है, ओमान ने रिफ्यूज किया था सऊदी अरबिया को ज्वाइन करने में अदर कंट्रीज के साथ, और उसने जो डिप्लोमेटिक टाइज थी वो ब्रेक भी की थी कतर के साथ जून 2017 में। ठीक है ना। अब्राहम अकॉर्ड साइन होने से पहले भी, जब इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे, उससे पहले भी सितंबर 2020 में साइन हुए, उससे पहले भी जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने, उन्होंने जो है सरप्राइज विजिट दी थी ओमान में अक्टूबर 2018 में। तो उससे भी कंफर्म होता है कि जो इंपॉर्टेंस है मतलब ओमान का इस रीजन में। तो इंडिया ओमान का क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बात करते हैं, तो क्रूशियल पिलर है इंडिया के लिए वेस्ट एशियन पॉलिसी में। इंडिया ओमान की अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो ये साइन हुई थी ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे साइन हुई थी नवंबर 2008 में, और 2 पिलर पे बेस्ड है, म्यूचुअल ट्रस्ट और शेयर्ड इंटरेस्ट पे। तो हमारी उसके साथ ट्रेड में भी पार्टनरशिप है, डिफेंस में पार्टनरशिप है। ठीक है ना। 2012-13 से देखें तो इंडियन नेवल शिप जो है वो रिमेन ड्यूटी पे हैं गल्फ ऑफ ओमान में, वहाँ पे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, ये देख सकते हैं आप। फिर हमारे एमओयू भी साइन हुए हैं डिफेंस और सिक्योरिटी एंगेजमेंट्स में। ड्यूरिंग द पर्शियन गल्फ क्राइसिस इन जून 2019 इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन संकल्प, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा हुआ है पहले। तो पर्शियन गल्फ क्राइसिस के दौरान भी जो है इंडियन नेवी ने ऑपरेशन लॉन्च किया था संकल्प, टू एंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ इंडियन फ्लैगशिप्स विच मोस्ट ऑफन ऑपरेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। और साथ ही साथ अभी जो एमओयू भी साइन हुआ है जो मिस्टर मोदी जी की विजिट थी उसके दौरान दुकुम पोर्ट पे। तो आपको याद रखना दुकुम पोर्ट कहाँ पे, गल्फ ऑफ ओमान में ही पड़ता है। तो दुकुम पोर्ट जो है वो साइन हुआ था। ये हिस्टोरिक लैंडमार्क माना जाता है हमारे सिक्योरिटी कोऑपरेशन में। ठीक है ना। वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी जो एक्चुअली हमें प्रोवाइड करने की बात हुई थी, और ऑपरेशनल टर्न राउंड भी बनाने की बात करी है, और अदर लॉजिस्टिक फैसिलिटी जो है इंडियन नेवल शिप्स को जो है वो प्रोवाइड करने की बात वहाँ पे हुई है, मतलब एग्रीमेंट हुआ है इन द रीजन। ठीक है ना। फिर ट्रेड कॉमर्स की अगर बात करें तो जो बायलेटरल ट्रेड है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वो $12.388 बिलियन तक पहुंच गया है, और ओवर 6000 इंडियन ओमान जॉइंट वेंचर्स जो है ओमान में आपको देखने को मिलेंगे, और एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग $7.5 बिलियन का है। तो ये सब आंकड़े आप देखते हैं, ट्रेड कॉमर्स में हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है वो की पार्टनर है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है फॉर ओमान्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट फॉर द ईयर 2022 आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो मार्केट क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए ओमान जो है वो मार्केट है इंडिया के लिए। अक्टूबर 22 में अगर देखें तो इंडिया ओमान ने जो रुपे डेबिट कार्ड है वो भी लॉन्च किया था ओमान में। ये इंडिया का एक की फुटप्रिंट है, इंडिया का जो इनिशिएटिव है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड में वो। फिर इंडिया और ओमान जो है वो लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि एंगेजमेंट इंक्रीज करें इन द स्ट्रेटेजिक एरिया सच एज स्पेस कोऑपरेशन में भी एंगेजमेंट करने की बात कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि एग्रीमेंट हो सकता है जॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स के लिए भी, जो कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के लिए वाइटल रहने वाला है। तो वो भी एक स्ट्रेंथन करेगा पार्टनरशिप को। और साथ ही साथ जो प्रपोज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बेसिकली ये, इंडिया को यूरोप और अक्रॉस वेस्ट एशिया जोड़ने के लिए, तो उसमें
भी जो ओमान का एक इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिल सकता है। और एक प्रपोजल ये भी है, जो साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज है, जिसको सेज बोलते हैं, एक प्राइवेट कंसोर्शियम है जो कि इंडिया में बेस्ड है, वो एक ले कर रहा है 1400 किलोमीटर लॉन्ग डीप सी पाइपलाइन फ्रॉम ओमान टू इंडिया फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैस। तो ये सारे प्रपोजल से आप देख सकते हैं कितना एंगेजमेंट है हमारा ओमान के साथ, कितना इंपॉर्टेंट एक तरह से हमारे साथ पार्टनर है, उसके क्या रिलेशन है हमारे साथ। इंडिया का गेटवे माना जाता है वेस्ट एशिया के लिए ओमान को। ये जो लिस्ट है कन्वर्जेंस और शेयर्ड इंटरेस्ट है, ये लॉन्ग है और बहुत लिमिटलेस है, और इसी के चलते जो ओमान को हम इंडियाज गेटवे टू वेस्ट एशिया जो है वो बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारे, अगर इंडिया ओमान के रिलेशंस के बीच ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड जीरो में आज वही आया, इंट्रूडर्स इन पार्लियामेंट, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। बी बोर्ड से जस्टिस संजय किशन कोल इन पार्टिंग मैसेज टू सिटिंग जजेस। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज जो जस्टिस कोल जी हैं, वो जो है रिटायर हो गए हैं। तो उन्होंने बोला है, उन्होंने अपने वहां पे ये बोला है कि एपिलॉग में आर्टिकल इनका, तो पहले इन्होंने वैसे क्या बोला, इन्होंने बोला इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दैट वी हैव वी आर नॉट एबल टू एग्जिबिट दिस वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू डू सो। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होते हुए भी हम जो है बोल्डनेस एग्जिबिट नहीं कर सकते, तो हम ये एक्सपेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि जो अदर पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वो जो है वो बोल्डली जो है वो डिसीजन ले पाए, या फिर वो बोल्ड जो है बोल्डनेस जो है वो दर्शा पाए। तो ये उन्होंने बोला है। इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। तो जो 370 पे आर्टिकल पे जो जजमेंट आया उसमें भी वो उनका उनका उनके वो पार्ट थे उस बेंच का, और उन्होंने वहां पे सजेशन दिया था टू द गवर्नमेंट टू फॉर्म अ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन टू रीच आउट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट वाज अ हीलिंग टच फ्रॉम द कोर्ट। तो ये जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने बोलता है कि ये जो इनका स्टेटमेंट था, सजेशन था, एक हीलिंग टच की तरह है, काम करेगा। जो इन्होंने एक सजेशन दिया था कि आप फॉर्म कीजिए ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन जो रीच कर सके लोगों तक जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है ना। तो ये उनका, वो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है कि बोल्ड बनिए, जजेस को सलाह दी है। आगे देखते हैं और क्या है। जैसे कि ये देख लेते हैं, एक्सपोर्ट्स की हमने बात की थी, श्रिंक कर गए हैं दोबारा से। ट्रेड डेफिसिट जो नैरो जरूर हुआ है, क्योंकि जो इंपोर्ट है वो काफी तेजी से गिरा है। तो गवर्नमेंट ने लोअर किया अक्टूबर इंपोर्ट बिल बाय 1.6 बिलियन डॉलर, पैरिंग मंथ्स डेफिसिट टू 29.91 बिलियन डॉलर। नवंबर के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड 2.83% थे, लेकिन इंपोर्ट जो है वो शार्पर डिक्लाइन है 4.33%। ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। सरप्राइज ड्रॉप है, जो नवंबर का ट्रेड डेफिसिट है, इट नैरोज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन टू 20.58 बिलियन डॉलर आफ्टर द डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स आउटपेसेस द कंट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट्स। तो नवंबर का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 6.7% नैरोअर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 31.2% लेस रहा है अक्टूबर की टैली से। वहीं ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये इस फिस्कल में जो 12.1% नैरोअर रहा है देन इन द सेम पीरियड लास्ट फिस्कल व्हेन कमोडिटी प्राइसेस शॉट अप। जो कॉमर्स सेक्रेटरी हमारे बर्थवाल जी, उन्होंने सर्च किया कि ट्रेड इज नॉट वन वे ट्रैफिक एंड शुड बी सीन इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ये ट्रेड कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, एक कंट्री खुद से नहीं कंट्रोल कर सकती इसको, वो टू वे ट्रैफिक है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जो है वो तय होता है, ठीक है ना। तो होप दिस इज इट, और कुछ तो शायद नहीं है। यस, सो दिस इज इट रिगार्डिंग टू टुडे डिस्कशन। आपको डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पता चल सके और इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचे। आप कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहे, वैसे तो जब भी टाइम मिलता है हम आपके लिए वीडियो ले ही आते हैं। सो थैंक यू।